हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के लेक्चर में हम न्यूक्लियर सेल मॉडल के बारे में पढ़ेंगे और फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं हमें न्यूक्लियर सेल मॉडल की जरूरत क्यों पड़ी। तो जो लिक्विड ड्रॉप मॉडल है वो न्यूक्लियस की सब प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करके नहीं बता पा रहा था। लाइक जो मैजिक नंबर वाली जो प्रॉपर्टी है उसको लिक्विड ड्रॉप मॉडल एक्सप्लेन करके नहीं बता पा रहा था। उस प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करने के लिए हमें न्यूक्लियर सेल मॉडल की जरूरत पड़ी। और ये जो न्यूक्लियर सेल मॉडल है इसका आइडिया कहाँ से आया? इसका आइडिया हमें मिला जो हमारे पास एटॉमिक फिजिक्स है। एटॉमिक फिजिक्स से हमें न्यूक्लियर सेल मॉडल का आइडिया मिला, या फिर जो हमारे पास एटॉमिक मॉडल होता है उसी से हमें न्यूक्लियर सेल मॉडल का आइडिया मिला, या फिर ये दोनों क्या होंगे, एक दूसरे के सिमिलर होंगे। जैसे हम एटॉमिक फिजिक्स के अंदर पढ़ते हैं हमारे पास जो नोबल गैस होती है, नोबल गैस बोले तो हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, इन नोबल गैस का जो आउटोमोस्ट सेल होता है, जो वैलेंस सेल होता है वो कंप्लीटली फिल्ड होता है। और जैसे ही मान लिया ये हमारे पास एक कोई नोबल गैस है और ये इसका आउटोमोस्ट सेल है, अगर इसका आउटोमोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन से कंप्लीटली फिल्ड होगा तो ये जो गैस है वो क्या बहुत ज्यादा स्टेबल होगी और साथ ही ये इनर्ट भी होगी। सेम एज इट इज यहाँ पे भी यही माना गया। अगर कोई न्यूक्लियस का मैजिक नंबर है, मींस कोई भी न्यूक्लियस बहुत ज्यादा स्टेबल है, मैजिक नंबर पे कोई भी न्यूक्लियस बहुत ज्यादा स्टेबल होगा। इसके ऊपर थोड़ा सा और आगे पढ़ेंगे हम जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ेगा। तो अगर मान लिया किसी न्यूक्लियस पे मैजिक नंबर है, या तो प्रोटॉन का मैजिक नंबर है या फिर न्यूट्रॉन का मैजिक नंबर है, तो यहाँ पे भी यही माना गया। तो वो न्यूक्लियस बहुत ज्यादा स्टेबल होगा उस टाइम पे अगर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मैजिक नंबर है। तो यहाँ पे ये माना गया जब प्रोटॉन का मैजिक नंबर होगा किसी न्यूक्लियस के अंदर, तो ये मान लिया गया कि इसकी जो प्रोटॉन की सेल है वो कंप्लीटली फिल्ड होगी। और सेम एज इट इज अगर न्यूट्रॉन का मैजिक नंबर है तो ये मान लिया गया उसकी जो न्यूट्रॉन की जो आउटोमोस्ट सेल है वो यहाँ पे कंप्लीटली फिल्ड होगी। तो स्टार्ट करते हैं। प्रॉपर्टी लाइक एग्जिस्टेंस ऑफ मैजिक नंबर कैन नॉट बी एक्सप्लेन बाय लिक्विड ड्रॉप मॉडल, फॉर दिस वी कंसिडर सेल मॉडल। तो जो मैजिक नंबर की प्रॉपर्टी है उसको लिक्विड ड्रॉप मॉडल एक्सप्लेन करके नहीं बता पाया, उस प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करने के लिए हमें लिक्विड ड्रॉप मॉडल की जरूरत पड़ी, सेल मॉडल की जरूरत पड़ी। उसके बाद द सेल मॉडल इज पार्शियली एनालॉग टू एटॉमिक सेल मॉडल। जो एटॉमिक जो न्यूक्लियस मॉडल है, ये न्यूक्लियर मॉडल एटॉमिक सेल मॉडल से मिलता जुलता है। इसका जो आइडिया है वो हमें वहां से ही मिला है। तो जैसे हम एटॉमिक फिजिक्स के अंदर पढ़ते हैं जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, पर न्यूक्लियर मॉडल में क्या होगा, जो न्यूक्लियंस हैं वो क्या करेंगे, चक्कर लगाएंगे, पर ये किसी के चारों ओर चक्कर नहीं लगाएंगे। रिवॉल्व तो ये भी करेंगे पर किसी के चारों ओर नहीं करेंगे। तो इन एटॉमिक सेल मॉडल इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द सेंटर न्यूक्लियस, बट इन न्यूक्लियस सेल मॉडल देयर इज नो सच सेंट्रल ऑब्जेक्ट। तो एटॉमिक फिजिक्स में क्या था, हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन है वो एक सेंट्रल ऑब्जेक्ट क्या होती है हमारे पास, न्यूक्लियस के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। पर न्यूक्लियस सेल मॉडल में हमारे पास कोई भी एक सेंट्रल ऑब्जेक्ट नहीं होती जिसके चारों ओर ये चक्कर लगाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, इन न्यूक्लियर सेल मॉडल न्यूक्लियस मूव्स अराउंड द एवरेज पोटेंशियल। तो यहाँ पे ये माना गया जो हमारे पास न्यूक्लियस होते हैं, इसको थोड़ा सा डीपली पढ़ेंगे इसको। जो न्यूक्लियस होते हैं किसी भी न्यूक्लियस के अंदर, ये हमने मान लिया एक न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूक्लियस होंगे, न्यूक्लियस बोले तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, तो यहाँ पे ये माना गया जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है ये एक एवरेज फोर्स के साथ मूव करेंगे, या फिर एवरेज फील्ड फोर्स के साथ ये मूव करेंगे। एवरेज फील्ड फोर्स का मतलब क्या है, मान लिया हमारे पास अगर किसी भी न्यूक्लियस के अंदर 10 न्यूक्लियंस हैं और इन 10 न्यूक्लियंस में अगर मैं एक न्यूक्लियंस का मोशन डिस्क्राइब कर लूं तो इस एक न्यूक्लियंस की हेल्प से मैं बाकी के सब 10 न्यूक्लियंस का मोशन के बारे में बता सकता हूं। तो यहां पे यही बता रखा है, in liquid drop model was considered that nucleus is like incompressible liquid drop but there is no nearest interaction। मीन्स जो लिक्विड ड्रॉप मॉडल के बारे में बता रखा है, यहाँ पे लिक्विड ड्रॉप मॉडल में हमने क्या कंसीडर किया था, जो न्यूक्लियस है वो एक इनकम्प्रेसिबल लिक्विड ड्रॉप के जैसा माना था। और जो इनकम्प्रेसिबल लिक्विड ड्रॉप है वहां पे, और उससे अगले पॉइंट में क्या बोला, देयर आर नियरेस्ट नेबर इंटरेक्शन। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे मान लिया हमारे पास ये एक न्यूक्लियस है, दूसरा न्यूक्लियस हमने ये मान लिया और तीसरा न्यूक्लियस ये मान लिया, तो ये जो न्यूक्लियस है वो सिर्फ इसके पास वाले न्यूक्लियस के साथ ही इंटरेक्शन करेगा, इस न्यूक्लियस के साथ ये इंटरेक्शन नहीं करेगा। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, but in nuclear cell model it was considered that all nucleons move a average force field। तो न्यूक्लियर सेल मॉडल के अंदर हमने कंसीडर कर लिया जितने भी न्यूक्लियंस है वो एक एवरेज फोर्स फील्ड के साथ मूव करें। एवरेज फोर्स फील्ड के साथ मूव करने का मतलब क्या है, यहाँ पे अगर मैं एक न्यूक्लियंस के मोशन को अगर डिस्क्राइब करके बता दूं तो उसकी हेल्प से बाकी सब जितने भी न्यूक्लियंस होंगे उन सब का जो मोशन है वो डिस्क्राइब करके हम बता सकते हैं।
एंड द फोर्स ऑन न्यूक्लियंस विल बी सेम ऑन द अदर न्यूक्लियंस। अगर एक न्यूक्लियंस पे सेम होगा तो बाकी अदर न्यूक्लियंस पे भी वो फोर्स सेम होगा। तो सो वी कैन से दैट ए सिंगल न्यूक्लियन कैन डिस्क्राइब ऑल द न्यूक्लियर मोशन। मींस यहाँ पे जो एक न्यूक्लियंस है वो बाकी जितने भी न्यूक्लियंस है सबका मोशन डिस्क्राइब करके या एक्सप्लेन करके बता देगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट और हैं वो भी मैं यहाँ पे बता देता हूं। तो जो हमारे पास न्यूक्लियर सेल मॉडल होता है, इसका जो आइडिया हमें कहां से मिला था? एटॉमिक सेल मॉडल से मिला था। जैसे कि हमारे पास एटॉमिक मॉडल में क्या होता है, जो एटॉमिक फिजिक्स में जिसका सेल फुलफिल्ड होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? इनकम्प्रेसिव इनर्ट गैस बोलते हैं, और साथ ही वो बहुत ज्यादा स्टेबल होता है। तो इसी से आइडिया हमें न्यूक्लियर सेल मॉडल का मिला। अगर हमारे पास मैजिक नंबर होता है किसी भी न्यूक्लियस का, अगर मैजिक नंबर होगा तो वो बहुत ज्यादा हाईली स्टेबल होगा। हाईली स्टेबल कब होगा? हाईली स्टेबल हम मैजिक नंबर पे ये बोलेंगे उसका जो आउटोमोस्ट सेल है वो क्या होगा? कंप्लीटली फिल्ड होगा। अगर प्रोटॉन का मैजिक नंबर है तो हम ये बोलेंगे इसकी जो प्रोटॉन की सेल है वो कंप्लीटली फिल्ड है। और जो इसका न्यूट्रॉन का मैजिक नंबर है तो हम यहाँ पे ये बोलेंगे इसकी न्यूट्रॉन की जो सेल होगी वो कंप्लीटली फिल्ड होगी उसे न्यूक्लियस की। और साथ ही हमने यहाँ पे सेल लाइक स्ट्रक्चर मानना स्टार्ट कर दिया। न्यूक्लियस के अंदर भी हमने क्या माना? सेल लाइक स्ट्रक्चर माना। जैसे एटॉमिक फिजिक्स में होता है, हम पहली सेल को के बोलते हैं, फिर एल बोलते हैं, एम बोलते हैं। सेम एज इट इज न्यूक्लियर सेल मॉडल के अंदर भी हमने ये सेल कंसिडर कर ली, जो सेल है वो सेल एज्यूम कर ली यहाँ पे। और यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट और रहता है, जैसे हम एटॉमिक फिजिक्स के अंदर पढ़ते हैं, जो हमारे पास या तो कोई भी जो एटम है वो कब स्टेबल होगा, या तो वो पार्शियली फील्ड हो या फिर वो कंप्लीटली फील्ड हो। पार्शियली फील्ड होने का मतलब क्या है? मान लिया हमारे पास आउटोमोस्ट सेल के अंदर किसी भी आउटोमोस्ट सेल मान लिया, इसके अंदर मान लिया हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं ज्यादा से ज्यादा। तो ये जो न्यूक्लियस है कब स्टेबल, जो ये एटम है कब स्टेबल होगा? या तो ये पार्शियली फील्ड हो। पार्शियली फील्ड का मतलब इसके अंदर 4 इलेक्ट्रॉन हो, तब ये बहुत ज्यादा स्टेबल होगा। दूसरा, ये कंप्लीटली फील्ड हो। कंप्लीटली फील्ड होने का मतलब यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन हो आउटोमोस्ट सेल के अंदर, तब ये स्टेबल होगा। सेम एज इट इज न्यूक्लियर सेल मॉडल के अंदर भी माना गया है, या तो वो पार्शियली फील्ड हो, प्रोटॉन का सेल है अगर पार्शियली फील्ड है तो वो तब स्टेबल होगा, या फिर वो कंप्लीटली फील्ड है, आउटोमोस्ट सेल फुल्ली फील्ड है तब स्टेबल होगा। अगर पार्शियली फील्ड है तो उसको हम बोलते हैं सेमी मैजिक नंबर। अगर कंप्लीटली फील्ड है तो उसको हम बोलेंगे मैजिक नंबर। अब मैजिक नंबर पे भी थोड़ा सा बात कर लेते हैं। मैजिक नंबर पे क्या होगा? अगर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की अगर संख्या हमारे पास 2, 8, 20, 50 और ये आएगा 82 और 126, या तो प्रोटॉन हमारे पास 2, 8, 20, 50, 82 या 126 हो, या फिर न्यूट्रॉन नंबर इनमें से एक हो, तो हम बोलेंगे उसका मैजिक नंबर हो, और उस मैजिक नंबर के ऊपर वो न्यूक्लियस बहुत ज्यादा स्टेबल होगा। और सेम एज इट इज जो हमने सेमी मैजिक नंबर बोला, सेमी मैजिक नंबर क्या होगा हमारे पास? 28 और 40 मैजिक, जो सेमी मैजिक नंबर है उसके ऊपर भी ये जो न्यूक्लियस है वो स्टेबल होगा, पर इतना ज्यादा स्टेबल नहीं होगा। यहाँ पे जो सेल है वो हाफ फील्ड होगी। सेमी मैजिक नंबर का मतलब है यहाँ पे जो सेल है वो हाफ फील्ड होगी, या तो प्रोटॉन की या फिर न्यूट्रॉन की। ठीक है, तो उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम। सो वी डिस्क्राइब मोशन ऑफ ए सिंगल पार्टिकल या सिंगल न्यूक्लियंस। अगर हम एक न्यूक्लियंस का मोशन के बारे में पता लगा लें तो एक न्यूक्लियंस की हेल्प से हमने पूरे न्यूक्लियंस के मोशन को यहाँ पे डिस्क्राइब करके बता दिया। सो इट इज आल्सो कॉल्ड सिंगल पार्टिकल मॉडल, और इसलिए इसको सिंगल पार्टिकल मॉडल भी कहा जाता है, क्योंकि हमने यहाँ पे एक न्यूक्लियंस की हेल्प से पूरे न्यूक्लियस के मोशन के बारे में बता दिया है। जितने भी न्यूक्लियंस हैं उन न्यूक्लियंस के मोशन को डिस्क्राइब करके बता दिया, या फिर हम इसको बोल सकते हैं एक्सट्रीम सिंगल पार्टिकल मॉडल। उसके बाद यहाँ पे कुछ बेसिक अजम्पशन हमने क्या क्या किए हैं वो बेसिक अजम्पशन भी हम देख लेते हैं। तो न्यूक्लियाई हैविंग आइदर प्रोटॉन नंबर और न्यूट्रॉन नंबर इक्वल टू 2, 8, 20, 50, 82 और 126। अगर किसी भी न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन नंबर इतना है या फिर न्यूट्रॉन नंबर हमारे पास ये है, तो वो न्यूक्लियस एनोमलस बिहेवियर या एनोमलस प्रॉपर्टी शो करना शुरू कर देगा। और एनोमलस प्रॉपर्टी क्या शो करेगा? वो न्यूक्लियस बहुत ही ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, जिसको हम क्या बोलते हैं? मैजिक नंबर बोलते हैं। उसके बाद मैजिक नंबर के बाद हमारे पास एक सेमी मैजिक नंबर भी आता है, जो 28 और 40 आता है। और भी हमारे पास सेमी मैजिक नंबर होते हैं। सेमी मैजिक नंबर पे क्या होगा? जो सेल है वो हाफ फिल्ड हो जाएगी। और मैजिक नंबर पे क्या होगा? अगर प्रोटॉन का मैजिक नंबर है तो प्रोटॉन की सेल कंप्लीट हो जाएगी, न्यूट्रॉन का मैजिक नंबर है तो न्यूट्रॉन की सेल कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, सम पर्टिकुलर न्यूक्लियंस नंबर आर हाईली स्टेबल एंड दीज नंबर आर नोन एज मैजिक नंबर। जो कुछ न्यूक्लियंस थे, कुछ पर्टिकुलर नंबर के ऊपर कुछ न्यूक्लियस बहुत ज्यादा स्टेबल थे, और बहुत ज्यादा स्टेबल थे तो उस
नंबर को हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, मैजिक नंबर बोलेंगे। दिस मैजिक नंबर कैन नॉट एक्सप्लेन बाय लिक्विड ड्रॉप मॉडल, और इस मैजिक नंबर की जो प्रॉपर्टी उसको हम लिक्विड ड्रॉप मॉडल की हेल्प से एक्सप्लेन नहीं कर पाए। इट वाज कंसिडर दैट न्यूक्लियस हैज सेल लाइक स्ट्रक्चर लाइक एटॉमिक फिजिक्स, और यहाँ पे ये मान लिया गया जो न्यूक्लियस है उस न्यूक्लियस का सेल लाइक स्ट्रक्चर होता है, जैसे एटॉमिक फिजिक्स के अंदर हम लेके चलते हैं ना KLMN, और यहाँ पे भी हमने ये माना जब मैजिक नंबर होगा तो वहां पे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की जो सेल है वो कंप्लीटली फिल्ड होगी। दीज मैजिक नंबर रिप्रेजेंट क्लोज सेल लाइक KLMN, जैसा कि हमारे पास एटॉमिक फिजिक्स में होता है। और जब ये जो सेल कंप्लीट होंगी तो उसको हम क्या बोलेंगे, इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन बोलेंगे। और सेम एज इट इज यहाँ पे भी। और यहाँ पे अगर हमारे पास मान लिया कोई एक इनर्ट गैस है जिसका आउटरमोस्ट सेल कंप्लीटली फिल्ड है, तो आउटरमोस्ट सेल से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमें बहुत ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, मीन्स जो इलेक्ट्रॉन सेपरेशन एनर्जी है वो हमें बहुत ज्यादा देनी पड़ेगी। सेम एज इट इज हम न्यूक्लियर फिजिक्स के अंदर लेके चलते हैं। मान लिया हमारे पास एक न्यूक्लियस और ये प्रोटॉन, इसके अंदर प्रोटॉन का मैजिक नंबर है, एक सेल लिया हमें न्यूक्लियस के अंदर और इसके अंदर प्रोटॉन का मैजिक नंबर है। अब अगर मैं इसके आउटरमोस्ट सेल से प्रोटॉन निकालना चाहूं तो प्रोटॉन निकालने के लिए हमें यहां पे बहुत ज्यादा हाई एनर्जी देनी पड़ेगी, मीन्स जो प्रोटॉन सेपरेशन एनर्जी है वो बहुत ज्यादा प्रोवाइड करेंगे, तब हम यहां से प्रोटॉन को रिमूव कर सकते हैं। और सेम एज इट इज हमारे पास न्यूट्रॉन का अगर मैजिक नंबर है तो न्यूट्रॉन की जो सेल है वो कंप्लीटली फिल्ड होगी, और जो न्यूट्रॉन सेपरेशन एनर्जी हमें यहाँ पे बहुत ज्यादा देनी पड़ेगी। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, हाँ एक पॉइंट, ये पॉइंट भी हम यहीं पे बता देते हैं। मान लिया हमारे पास एक न्यूक्लियस और उस न्यूक्लियस के अंदर जो सेल है उसके अंदर प्रोटॉन का मैजिक नंबर है। प्रोटॉन का मैजिक नंबर है मतलब ये जो सेल है वो प्रोटॉन की जो कंप्लीटली फिल्ड है। अब अगर मैं बाहर से इस न्यूक्लियस के ऊपर प्रोटॉन की बम्बार्डमेंट करूं तो ये जो न्यूक्लियस है वो प्रोटॉन को एब्जॉर्ब करने की जो क्षमता है वो क्या हो जाएगी, बहुत कम हो जाएगी, क्योंकि इसका जो प्रोटॉन का जो सेल है वो ऑलरेडी कंप्लीटली फिल्ड है। तो ये बहुत कम चांस हो जाएंगे कि ये जो न्यूक्लियस है इस प्रोटॉन को अपने अंदर एब्जॉर्ब करे। सेम एज इट इज अगर ये न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन का मैजिक नंबर है और मैं बाहर से कोई न्यूट्रॉन इसके ऊपर बम्बार्ड करूं तो बहुत कम चांस हो जाएंगे कि ये जो न्यूक्लियस है जिसके अंदर न्यूट्रॉन का मैजिक नंबर है तो ये इंसिडेंट प्रोटॉन को एब्जॉर्ब करे, इसके बहुत कम चांस हो जाएंगे, क्योंकि इस न्यूट्रॉन का मैजिक नंबर है मतलब इसकी जो आउटरमोस्ट सेल है या फिर इसकी जो सेल है वो न्यूट्रॉन की सेल कंप्लीटली फिल्ड है, इसलिए ये इसको एब्जॉर्ब नहीं करेगा, इसके बहुत कम चांस हो जाएंगे एब्जॉर्ब करने की। इस पॉइंट को हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे, न्यूट्रॉन एब्जॉर्प्शन क्रॉस सेक्शन, तो यहाँ पे हम ये बोलेंगे इसका जो न्यूट्रॉन एब्जॉर्प्शन क्रॉस सेक्शन है वो क्या हो जाएगा, बहुत नेग्लिजिबल हो जाएगा। नेग्लिजिबल क्यों होगा, क्योंकि इसकी न्यूट्रॉन की सेल ऑलरेडी कंप्लीटली फिल्ड है, इसलिए इसका न्यूट्रॉन एब्जॉर्प्शन क्रॉस सेक्शन बहुत कम हो जाएगा। तो न्यूट्रॉन एब्जॉर्प्शन क्रॉस सेक्शन इसको हमने सिग्मा से डिनोट किया है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रॉन बाय द न्यूक्लियस इज स्मॉल एंड न्यूक्लियाई कंटेनिंग मैजिक नंबर। अगर न्यूट्रॉन का मैजिक नंबर है किसी भी न्यूक्लियस के अंदर तो न्यूट्रॉन एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट है वो बहुत कम हो जाएगा। सेम एज इट इज ये बात है वो प्रोटॉन के ऊपर भी लागू होगी। हमारे पास अगर प्रोटॉन का मैजिक नंबर है तो प्रोटॉन एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट बहुत कम हो जाएगा। तो हमने मान लिया हमारे पास ये नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है, हमारे पास नंबर ऑफ एक न्यूक्लियस लिया जिसके अंदर 19 नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है, फिर 20 लिए, 21 लिए और 49 लिए। 20 हमारे पास मैजिक नंबर होता है। तो जब मैजिक नंबर था तो एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट कितना था हमारे पास 0.41। अब जब मैजिक नंबर नहीं था इसके आसपास के जो न्यूक्लियाई थे उनका न्यूट्रॉन एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट कितना होगा, जब 19 था तो 19 पे कितना होगा 2.0, जो कि बहुत ज्यादा है 0.41 से। जब 21 था तो इसके लिए क्या हो जाएगा 12.0, ये बहुत ज्यादा हो जाएगा। जब 49 होगा इसके लिए कितना हो जाएगा, न्यूट्रॉन एब्जॉर्प्शन क्रॉस सेक्शन कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा अप्रोक्सीमेट। सेम एज इट इज ये बात किसके ऊपर, न्यूट्रॉन के ऊपर लागू होती है। अगर हमने पहले वाला प्रोटॉन के लिए पढ़ा है तो न्यूट्रॉन के लिए भी क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। उसके बाद सम न्यूक्लियस हैविंग प्रोटॉन मैजिक नंबर, प्रोटॉन सेपरेशन एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस इज वेरी हाई एज कंपेयर टू नियरेस्ट नेबरहुड एटम। तो यहां पे भी ये माना गया अगर हमारे पास कोई न्यूक्लियस है, ये हमने एक न्यूक्लियस मान लिया, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन का मैजिक नंबर है, तो इसको अगर इस न्यूक्लियस के अंदर से अगर मैं प्रोटॉन बाहर निकालूं तो इसके लिए जो प्रोटॉन सेपरेशन एनर्जी है वो हमें बहुत ज्यादा प्रोवाइड करनी पड़ेगी। यही यहाँ पे बता रखा है, जैसा कि हमने एटॉमिक और यहाँ पे हम ये भी बोल सकते हैं अगर मान लिया ये 20 है, इसका जो मैजिक नंबर है प्रोटॉन का 20 मैजिक नंबर है, अगर मैं 19 वाले न्यूक्लियस के अंदर से अगर मैं प्रोटॉन बाहर निकालूं तो उसके लिए हमें एनर्जी की कम रिक्वायरमेंट पड़ेगी। अगर मैजिक नंबर वाले पे मैं प्रोटॉन बाहर निकालता हूं जिसका मैजिक नंबर प्रोटॉन का मैजिक नंबर है जिस न्यूक्लियस के अंदर, तो उसके लिए प्रोटॉन सेपरेशन एनर्जी हमें बहुत ज्यादा देनी पड़ेगी। सेम ये इफेक्ट हम ऑब्जर्व कर सकते हैं न्यूट्रॉन के ऊपर। अगर किसी न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन का मैजिक नंबर है और न्यूट्रॉन सेपरेशन एनर्जी हम उसको प्रोवाइड करेंगे तो बहुत ज्यादा न्यूट्रॉन सेपरेशन एनर्जी हमें वहां पे देनी पड़ेगी। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट
थ्योरेटिकल जस्टिफिकेशन ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ मैजिक नंबर। अब मैजिक नंबर के एग्जिस्टेंस के लिए हमें थ्योरेटिकल जस्टिफिकेशन पढ़ेंगे और इसमें क्या पढ़ेंगे हम, इन जनरल न्यूक्लियर इंटरेक्शन इज मैनी बॉडी इंटरेक्शन। जो न्यूक्लियस इंटरेक्शन होती है, मान लिया हमारे पास ये न्यूक्लियस है तो इसके अंदर बहुत सारे न्यूक्लियंस होते हैं और बहुत सारे न्यूक्लियंस के बीच में इंटरेक्शन होती है, इसलिए यहाँ पे बोला गया है जो न्यूक्लियर इंटरेक्शन है वो मैनी बॉडी इंटरेक्शन है। पर हम यहाँ पे एज्यूम करके चलेंगे, हमने मान लिया ये वन बॉडी या टू बॉडी, ओनली वन बॉडी या टू बॉडी इंटरेक्शन हम यहाँ पे लेके चलेंगे। अब वो जो इंटरेक्शन है हमने यहाँ पे देखा है, ये एक सिंगल पार्टिकल मॉडल की तरह हमने इसको लिया था। वो सिंगल पार्टिकल का जो पोटेंशियल है वो उस सिंगल पार्टिकल का पोटेंशियल पता करेंगे और उस सिंगल पार्टिकल को सोल्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। पर प्रॉब्लम ये है उस श्रोडिंगर वेव इक्वेशन में जो पोटेंशियल है उस पोटेंशियल का बारे में हमें नहीं पता, मीन्स जो न्यूक्लियस का पोटेंशियल है उस न्यूक्लियस की पोटेंशियल के बारे में नहीं पता। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे अलग अलग पोटेंशियल लेके चलेंगे और फिर हम उसको श्रोडिंगर वेव इक्वेशन की हेल्प से सोल्व करेंगे। तो श्रोडिंगर इक्वेशन कैन डिस्क्राइब मोशन ऑफ सिंगल पार्टिकल बट प्रॉब्लम इज दैट वी डोंट नो, हमें न्यूक्लियस का जो न्यूक्लियस का जो पोटेंशियल है न्यूक्लियस के पोटेंशियल के बारे में नहीं पता। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे पोटेंशियल पता करने के लिए हीट एंड ट्रायल मेथड का यूज करेंगे। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे लिया है स्क्वायर वेल पोटेंशियल। स्क्वायर वेल पोटेंशियल ये हमने एक स्क्वायर वेल लिया है, एक वेल लिया है जिसकी जो डेप्थ है, जो वेल की डेप्थ है वो हमने कितना लिया है माइनस वी नोट। तो इसके अंदर जो पोटेंशियल है वो कितना हो जाएगा, वी नोट कहां से, अगर इसके अंदर की बात करें तो ये हो जाएगा और बाहर क्या रहेगा हमारे पास जीरो रहेगा। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो हमने हार्मोनिक ऑक्सीलेटर का पोटेंशियल लिया है और हार्मोनिक ऑक्सीलेटर का जो पोटेंशियल होगा वो हमारे पास कैसा होगा, इसका डायग्राम कुछ इस टाइप से होगा। इसके पोटेंशियल की डेप्थ कितना लिया है हमने माइनस वी नोट और इसका जो पोटेंशियल है वो कितना हो जाएगा वी ऑफ आर। वी ऑफ आर का मतलब यहाँ पे जो पोटेंशियल है वो फंक्शन है आर का और ये हो जाएगा 1/2 m ओमेगा स्क्वायर और आर स्क्वायर। अब ये वाला जो पोटेंशियल है वो न्यूक्लियस बहुत ज्यादा यूज किया जाता है न्यूक्लियस के पोटेंशियल को पता करने के लिए। मोस्टली वाइडली यूज सिंगल बॉडी पोटेंशियल इन न्यूक्लियर स्ट्रक्चर। तो इस जो हार्मोनिक ऑक्सीलेटर का पोटेंशियल है ये बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। तो ये सब जो है जो अलग अलग हम पोटेंशियल लेके चल रहे हैं, स्क्वायर वेल पोटेंशियल, हार्मोनिक ऑक्सीलेटर का पोटेंशियल और एक हम युकावा पोटेंशियल भी लेके चलते हैं और एक पोटेंशियल और भी होता है वो भी हम यहाँ पे लेके चलते हैं, आगे उसका नाम आ जाएगा। तो ये सब पोटेंशियल हमारे पढ़े हुए हैं, एमएससी फर्स्ट सेम के अंदर हम पढ़ते हैं, तो ये सब आपको यहाँ पे याद करके चलना है। उसके बाद जो नेक्स्ट पोटेंशियल होता है हमारे पास वो होता है वुड सेक्शन पोटेंशियल। और वुड सेक्शन पोटेंशियल का जो डायग्राम होगा हमारे पास कुछ इस टाइप से इसका डायग्राम हो जाएगा और यहाँ पे पोटेंशियल की डेप्थ वही लेके चलेंगे। तो जो पोटेंशियल हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वी ऑफ आर इक्वल टू माइनस वी नोट डिवाइड बाय 1 प्लस ई की पावर आर माइनस स्मॉल आर डिवाइड बाय डी। ये पोटेंशियल हो जाएगा, ये भी आपको याद करके चलना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर मैं उस श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को सोल्व करूं तो सोल्व करने के लिए हमारे पास अलग अलग पोटेंशियल आ चुके हैं, तो अलग अलग पोटेंशियल को यूज करके हम उस श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को सोल्व कर सकते हैं। तो अब हम यहाँ पे जो पोटेंशियल लेके चलेंगे वो हम हार्मोनिक ऑक्सीलेटर का पोटेंशियल लेके चलेंगे और उस हार्मोनिक ऑक्सीलेटर की पोटेंशियल की हेल्प से हम इस पोटेंशियल को सोल्व करेंगे। जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है उसको सोल्व करेंगे। और तो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन कौन सी लेनी है हमें, यहाँ पे टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन लेंगे। और टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन क्या होती है हमारे पास, कर्ली स्क्वायर साई प्लस 2m बाई एच कट स्क्वायर ई माइनस वी ऑफ आर साई इक्वल टू 0। पोटेंशियल क्या है हमारे पास, ये वाला पोटेंशियल हम यहाँ पे पुट करेंगे और फिर हम इस श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को सोल्व करेंगे। और जो हार्मोनिक ऑक्सीलेटर की जो प्रॉब्लम है 1 डायमेंशन और 3 डायमेंशन वो हम क्वांटम फिजिक्स में ऑलरेडी सोल्व करवा चुके हैं, तो हम इस इक्वेशन का यहाँ पे डायरेक्ट रिजल्ट यूज करेंगे। और यहाँ पे एक मेथड और है हमारे पास, जो हमने यहाँ पे जो फर्स्ट पोटेंशियल लिया है स्क्वायर वेल पोटेंशियल लिया है और जो हार्मोनिक ऑक्सीलेटर का पोटेंशियल लिया है, हम इन दोनों को मिला के भी यूज कर सकते हैं। जो हार्मोनिक ऑक्सीलेटर का पोटेंशियल था वो हमारे पास कुछ इस टाइप से था, ठीक है, और जो स्क्वायर वेल पोटेंशियल था वो हमारे पास कुछ इस टाइप से था। अगर मैं इन दोनों पोटेंशियल को कंबाइन करके, मींस इस पोटेंशियल को और इस पोटेंशियल को अगर मैं मिला दूं, यहाँ पे मिला दूंगा, तो हमें जो पोटेंशियल मिलेगा वो कैसा मिलेगा, राउंड से पोटेंशियल मिलेगा। राउंड से पोटेंशियल की हेल्प से अगर हम इस प्रॉब्लम को सोल्व करना चाहें तो कर सकते हैं, हमें काफी अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और राउंड से पोटेंशियल की हेल्प से जब हमने इसको सोल्व किया तो इस पोटेंशियल ने 3 मैजिक नंबर को एक्सप्लेन करके भी बताया। जो पहले वाले 3 मैजिक नंबर है 2, 8 और 20, इसको इन मैजिक नंबर को वो एक्सप्लेन करके भी बता पाया। अब ये देखेंगे इसने इन मैजिक नंबर को एक्सप्लेन करके कैसे बताया। हमारे पास यहाँ पे जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन आई है, जब इस श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के अंदर मैं ये पोटेंशियल यूज करूंगा, फर्स्ट और थर्ड पोटेंशियल जब मैं यूज करूंगा, यहाँ पे वी नोट और आ जाएगा कि ये, क्योंकि फर्स्ट और थर्ड हम कंबाइन करके फिर यूज कर रहे हैं। तो इस श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को सोल्व करने के बाद जो हमारे पास रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट क्या आ जाएगा, एनर्जी का रिजल्ट आ जाएगा हमारे पास, एनर्जी इक्वल टू एच कट ओमेगा लैम्डा प्लस 3/2।
ये हमारे पास एनर्जी आ जाएगा जब हम इस श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को सोल्व करेंगे। और यहाँ पे जो लैम्डा की जो वैल्यू हो जाएगी, लैम्डा की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 0। लैम्डा की वैल्यू ये पुट कर सकते हैं 1 0 1 2 और 3 4, ये वैल्यू हम पुट कर सकते हैं। और लैम्डा की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास यहाँ पे 2n प्लस l माइनस 2, ये लैम्डा की वैल्यू आएगी। तो ये रिजल्ट आपको डायरेक्ट यहाँ पे याद करना पड़ेगा। जब हम श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को सोल्व करते हैं तो हमारे पास ये रिजल्ट आएगा और यहाँ पे जो लैम्डा की वैल्यू आएगी वो लैम्डा की वैल्यू ये आएगी। अगर आपको इसको समझना चाहते हैं तो हम क्वांटम फिजिक्स के अंदर हमने इसको ऑलरेडी एक्सप्लेन करके बता रखा, तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाके इसको देख सकते हैं। और यहाँ पे जो हमारे पास n है, ये जो n है, इस n को बोलेंगे हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। जो l है वो है सेकेंडरी क्वांटम नंबर, या फिर हम इसको बोलेंगे एजीमुथल क्वांटम नंबर। अब इसकी हेल्प से, और ये जो एनर्जी हमने निकाली है, एनर्जी को हम प्रॉपर वे में लिख लेते हैं। यहाँ पे एनर्जी को हम लिखेंगे लैम्डा प्लस 3/2 एच कट ओमेगा। इस लैम्डा की वैल्यू की हेल्प से और इस एनर्जी की वैल्यू की हेल्प से हम यहाँ पे एक टेबल बनाएंगे और उस टेबल की हेल्प से हम बताएंगे कि कौन कौन से मैजिक नंबर का ये जो पोटेंशियल है वो एक्सप्लेन करके बता पाया। तो इसके लिए हमें एक टेबल बनानी पड़ेगी। टेबल सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, सबसे पहले हम टेबल में लिखेंगे यहाँ पे लैम्डा लिखेंगे और उसके बाद एनर्जी लिखेंगे। एनर्जी कितना आई है हमारे पास, लैम्डा प्लस 3/2 और एच कट ओमेगा आई है। उसके बाद हम स्टेट यहाँ पे एन और एल लिखेंगे। एन की वैल्यू क्या है और एल की वैल्यू क्या है, जो हम लैम्डा की वैल्यू निकाली थी उसके अंदर। और उसके बाद स्टेट लिखेंगे हम यहाँ पे एन और एल, यहाँ पे हमारे पास ये स्टेट है। और उसके बाद हम लिखेंगे मैजिक नंबर, मैजिक, यहाँ पे हम लिख सकते हैं मैजिक नंबर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू हम क्या क्या लेके चले थे, लैम्डा की वैल्यू हमारे पास 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है। तो लैम्डा की वैल्यू हम यहाँ पे 0 लेके चलेंगे, तो यहाँ पे हमने रख दिया लैम्डा इज इक्वल टू 0। अब इसके अंदर मैं एनर्जी के अंदर अगर लैम्डा की वैल्यू 0 रखूंगा तो यहाँ पे क्या जाएगा हमारे पास एनर्जी 3/2 एच कट ओमेगा मिल जाएगा। अब हमारे पास ये जो रिलेशन है इसके अंदर हमें लैम्डा की वैल्यू 0 लेके आनी है, तो मैं n की वैल्यू कितना पुट करूंगा और यहाँ पे l की वैल्यू कितना पुट करूंगा। तो यहाँ पे हम लैम्डा इक्वल टू लिख लेते हैं 2n प्लस l माइनस 2। अब अगर मैं यहाँ पे n की जगह 1 पुट कर दूं और l की जगह मैं 0 पुट कर दूं तो लैम्डा इक्वल टू क्या जाएगा हमारे पास 0 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास n की वैल्यू कितना पुट किया है हमने, यहाँ पे n की वैल्यू 1 पुट किया है और l की वैल्यू 0 पुट किया है, तब हमें क्या मिलेगा यहाँ पे लैम्डा इक्वल टू 0 मिल जाएगा। और अब स्टेट की बात करते हैं हम। स्टेट हमारे पास क्या होगी, अब n की वैल्यू 1 है, n की वैल्यू हमने यहाँ पे लिया 1 और l की वैल्यू 0 कब होती है, n की वैल्यू 0 होती है s ऑर्बिटल के लिए, तो हमने यहाँ पे लिख दिया s। और s ऑर्बिटल के अंदर हमारे पास इलेक्ट्रॉन आते हैं 2, तो 2 हमने यहाँ पे लिख दिया और ये हमने लिख दिया 2। तो ये इसने फर्स्ट मैजिक नंबर को यहाँ पे एक्सप्लेन करके बता दिया। अब हम लेते हैं लैम्डा इक्वल टू 1। अब जब लैम्डा इक्वल टू 1 लेंगे तो यहाँ पे हम जब 1 पुट करेंगे एनर्जी के अंदर, तो लैम्डा की वैल्यू 1 पुट की तो कितना आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा 5/2 एच कट ओमेगा। अब फिर से ये हमारे पास जो लैम्डा की वैल्यू है, इस लैम्डा की वैल्यू के अंदर n और l की मैं क्या वैल्यू पुट करूं कि लैम्डा की वैल्यू हमारे पास 1 आ जाए। तो यहाँ पे अगर n की जगह भी मैं 1 पुट कर दूं और l की जगह भी 1 पुट कर दूं यहाँ पे, तो लैम्डा की वैल्यू कितना मिल जाएगी हमें, लैम्डा की वैल्यू मिल जाएगी यहाँ पे 1। तो यहाँ पे हम लिखेंगे n की जगह भी हम 1 लिखेंगे और l की जगह भी 1 पुट करेंगे, तब हमें लैम्डा की वैल्यू 1 मिल जाएगी। अब n के लिए तो हमने जो n है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, उसके लिए तो हमने 1 लिख दिया। अब l की वैल्यू 1 किस ऑर्बिटल की होती, किस ऑर्बिटल के लिए होती है, p के लिए होती है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 1p। और p के अंदर इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं 6, हमारे पास 2 ऊपर आगे थे 6 नीचे आगे, 2 + 6 ये आ जाएगा हमारे पास 8। तो सेकंड मैजिक नंबर को भी यहाँ पे एक्सप्लेन करके बता दिया। सेम एज इट इज जब हम लैम्डा की वैल्यू 2 रखेंगे, लैम्डा की वैल्यू 2 रखेंगे तो एनर्जी आ जाएगी हमारे पास 7/2 एच कट ओमेगा। अब यहाँ पे n और l की वैल्यू क्या आएंगी, यहाँ पे हमें 2 n और l की वैल्यू मिलेंगे। एक 1 और 2 जब पुट करूंगा मैं तो भी हमारे पास 2 वैल्यू मिलेगी लैम्डा की, और जो दूसरा है n की जगह मैं 2 और l की जगह 0 पुट करूंगा तो भी हमें लैम्डा की वैल्यू 2 मिलेगी। अब इस स्टेट के लिए देखते हैं हम, जब n की वैल्यू 1 है, n की वैल्यू 1 n की वैल्यू तो लिख दिया हमने यहाँ पे। अब l की वैल्यू 2 किसके लिए होती है, d ऑर्बिटल के लिए होती है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया d। ठीक है, सेम एज इट इज अगले में यहाँ पे n की वैल्यू लिखा हमने 2 और l की वैल्यू 0 किसके लिए होती है, s के लिए होती है, तो ये हमने यहाँ पे लिख दिया। अब d के अंदर हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, एटॉमिक फिजिक्स के अंदर d के अंदर आते हैं हमारे पास 10 इलेक्ट्रॉन और s के अंदर कितना आते हैं 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये कितना हो गया 12, और 12 के अंदर जब मैं 8 ऐड करूंगा तो हमारे पास आ जाएगा 20। ये आ जाएगा हमारे पास थर्ड मैजिक नंबर। और उसके बाद मैं वैल्यू 3 पुट करूंगा, 3 पुट करूंगा तो हमारे पास क्या आएगा 9/2 एच कट ओमेगा आ जाएगा। और यहाँ पे जो हमें वैल्यू मिलेगी वो वैल्यू आएगी 1 3 और 2 1 हमें यहाँ पे मिलेगा। और यहाँ पे जो स्टेट आएगी 1f
एल की वैल्यू 3 किसके लिए होती है, एफ ऑर्बिटल के लिए होती है, तो जो दूसरा है वो आएगा 2p। और यहां पे जब हम इसको सोल्व करेंगे तो ये हमें मिलेगा 40, और पर 40 हमारे पास मैजिक नंबर के अंदर नहीं होता, तो इसको हमने बोला सेमी मैजिक नंबर। सेमी मैजिक नंबर पे क्या होगा, जो सेल है वो हाफ फिल्ड होगी, ठीक है। और यहां पे एक दिक्कत ये है, अगर मान लिया हमारे पास ये एक सेल है, ये मेरा खुद का पॉइंट ऑफ व्यू है, अगर मान लिया हमारे पास एक सेल है, हमने बताया था सेल या तो हाफ फील्ड स्टेबल होगी या फिर कंप्लीटली फील्ड स्टेबल होगी, एटॉमिक फिजिक्स के अंदर हम ये पढ़ते हैं। अगर मान लिया एक सेल के अंदर मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं आउटमोस्ट सेल के अंदर, तो मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो ये फुली फील्ड है। हाफ फील्ड कितना होगा, हाफ फील्ड होगा हमारे पास 4। तो ये हमने जो 40 बोला, 40 क्या है हमारे पास, 40 हमने बताया यहाँ पे कि हाफ फील्ड सेल है। अगर हाफ फील्ड सेल के अंदर 40 इलेक्ट्रॉन आते हैं तो फुल्ली फील्ड सेल के अंदर कितने आने चाहिए, 80 इलेक्ट्रॉन आने चाहिए, पर ऐसा हमारे पास नहीं होता। जो 80 है वो हमारे पास मैजिक नंबर नहीं होता, 82 मैजिक नंबर होता है। सेम एज इट इज जो दूसरा है हमारे पास, जो दूसरा सेमी मैजिक नंबर आता है वो आता है 28। जब 28 पे सेल हाफ फील्ड होती है तो कितने पे कंप्लीटली फील्ड होना चाहिए, 56 के ऊपर कंप्लीटली फील्ड होना चाहिए, पर 56 हमारे पास मैजिक नंबर नहीं होता। ये मेरा खुद का पॉइंट ऑफ व्यू है, अगर आप इसको ऐड करना चाहो तो कर सकते हो। तो जो राउंड से पोटेंशियल था उसने 3 मैजिक नंबर को यहाँ पे एक्सप्लेन करके बता दिया, पर प्रॉब्लम ये है बाकी के मैजिक नंबर अब कौन एक्सप्लेन करके बताए, ये वाली प्रॉब्लम रहती है। उस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए 1949 के अंदर मेयर और उसके साइंटिस्टों ने कुछ इस प्रॉब्लम बाकी के मैजिक नंबर को सोल्व करने के लिए यहाँ पे कुछ एज्यूम किया और उसको एक्सप्लेन करके बताया बाकी के मैजिक नंबर को। तो इन 1949 जीएम मेयर एंड हिज फ्रेंड प्रपोज दैट ईच न्यूक्लियॉन्स हैज ए स्पिन एंगुलर मोमेंटम और ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। तो यहाँ पे बताया न्यूक्लियस के अंदर जितने भी न्यूक्लियंस होते हैं सब न्यूक्लियंस का स्पिन एंगुलर मोमेंटम होता है और ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम होता है। ये जो कंसेप्ट है वो भी हमने एटॉमिक फिजिक्स से उठाया। जब इलेक्ट्रॉन हमारे पास न्यूक्लियस के चारों ओर, ये हमारे पास एक सेल है और ये एक इलेक्ट्रॉन, ये जब इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस के चारों ओर चक्कर लगाएगा तो इसका स्पिन एंगुलर मोमेंटम भी होगा और इसका ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम भी होगा। मींस जब ये इलेक्ट्रॉन अपने एक्सिस के ऊपर चक्कर लगाएगा तो उसको हम बोलेंगे स्पिन या फिर ओरिएंटेशन। इस इलेक्ट्रॉन का जब अपने एक्सिस के ऊपर ओरिएंटेशन होगा तो उसको हम बोलेंगे स्पिन एंगुलर मोमेंटम। और जब ये इस ऑर्बिटल की चारों ओर चक्कर लगाएगा इस न्यूक्लियस के चारों ओर तो उसको हम बोलेंगे ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। तो सेम एज इट इज यहां पे न्यूक्लियस के लिए भी ले लिया गया, न्यूक्लियंस के लिए भी ले लिया गया। जितने भी न्यूक्लियंस होते हैं उनका सबका ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम भी होता है और स्पिन एंगुलर मोमेंटम भी होता है। और जैसा कि हमारे पास एटॉमिक फिजिक्स में ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम और स्पिन एंगुलर मोमेंटम दोनों के अंदर कपलिंग होती है, वैसे ही यहां पे मान लिया गया है न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूक्लियंस होते हैं उनका ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम और स्पिन एंगुलर मोमेंटम होता है, उन दोनों के बीच में कपलिंग होती है। ठीक है, तो इसलिए यहां पे बोला गया स्पिन ऑर्बिटल कपलिंग। और जो स्पिन एंगुलर मोमेंटम है वो कितना होता है हमारे पास, एस रूट एस प्लस 1 एच इंटू एच प्लस 1 एच कट। और ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का कितना होगा यहाँ पे एल इंटू एल प्लस 1 एच कट। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, इट वाज प्रपोज दैट देयर इज ए स्ट्रॉन्ग कपलिंग बिटवीन ऑर्बिटल एंड स्पिन एंगुलर मोमेंटम, ईच इंडिविजुअल न्यूक्लियस रेफर एज स्पिन ऑर्बिटल कपलिंग। तो यहाँ पे जो स्पिन एंगुलर मोमेंटम और ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है इन दोनों के बीच में एक स्ट्रॉन्ग कपलिंग होगी, तो जिसको हम बोलेंगे स्पिन ऑर्बिटल कपलिंग। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। अब ये जो स्पिन ऑर्बिटल कपलिंग हुई इसके कारण क्या होगा, एज द रिजल्ट ऑफ स्पिन ऑर्बिटल कपलिंग द न्यूक्लियन एनर्जी लेवल फॉर ए गिवन वैल्यू ऑफ एल फॉर द ऑर्बिटल क्वांटम नंबर स्प्लिट इनटू 2 सब सेल एंड टोटल एंगुलर मोमेंटम नंबर क्या हो जाएगा हमारे पास। जो टोटल एंगुलर मोमेंटम है, सबसे पहले हम ये देखते हैं ये 2 उसके अंदर 2 एनर्जी लेवल्स के अंदर स्प्लिट कैसे होगा इस कपलिंग के कारण। तो ये हमारे पास हार्मोनिक ऑक्सीलेटर का केस हम यहाँ पे लेके चले थे, तो ये हमारे पास स्प्लिट हो जाएगा 2 एनर्जी लेवल्स के अंदर ऐसे। ठीक है, अब हम यहाँ पे जो टोटल रिजल्टेंट एंगुलर मोमेंटम अगर हम देखें तो टोटल रिजल्टेंट एंगुलर मोमेंटम क्या होता है हमारे पास, J इज इक्वल टू S प्लस L या L प्लस S भी लिख सकते हैं, L प्लस S भी हम लिख सकते हैं। ये हमारे पास J की वैल्यू होती है और S हमारे पास क्या हो सकता है, S की हमारे पास 2 पॉसिबल वैल्यू हो सकती है, एक तो प्लस हाफ और दूसरा क्या हो सकता है माइनस हाफ। तो जब ये दोनों वैल्यू मैं यहाँ पे पुट करूंगा तो हमें 2 वैल्यू मिलेंगे J की। पहली जो वैल्यू मिलेगी वो क्या मिलेगी, L प्लस 1/2 और दूसरी जो J की वैल्यू मिलेगी वो हमें मिलेगी L माइनस 1/2।
ये वैल्यू मिलेगी। तो यहाँ पे जो दो लेवल्स के अंदर स्प्लिट हुआ है, ये पहला जो लेवल्स होगा वो क्या हो जाएगा L-1/2, और जो सेकंड लेवल है ये हो जाएगा J = L+1/2। और ये तो था हमारे पास ग्राउंड स्टेट के ऊपर। और ये जो स्प्लिटिंग हुई है, इस स्प्लिटिंग को हम क्या बोलेंगे, हार्मोनिक ऑक्सीलेटर प्लस स्पिन ऑर्बिटल इंटरेक्शन या स्पिन ऑर्बिटल कपलिंग। ठीक है, तो ये हमारे पास दो वैल्यू मिल जाएंगी J की। और J क्या है यहाँ पे, टोटल एंगुलर मोमेंटम। अब जब स्पिन ऑर्बिटल कपलिंग होगी हमारे पास, ये जो स्पिन ऑर्बिटल कपलिंग हुई है, तो स्पिन ऑर्बिटल कपलिंग का एक पोटेंशियल भी आएगा। और वो पोटेंशियल क्या आएगा, ये पोटेंशियल हमें डायरेक्ट याद रखना है, V ऑफ R = -phi, phi इज द फंक्शन ऑफ R, L.S। ये हमें पोटेंशियल मिलेगा। और इस पोटेंशियल को जब हम फर्दर सोल्व करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हम L.S की वैल्यू निकालेंगे। और L.S की वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं, जो J की वैल्यू होती है हमारे पास क्या होती है, J की वैल्यू होती है हमारे पास L+S। ठीक है, दोनों तरफ हम स्क्वायर बोथ साइड कर दें। स्क्वायर बोथ साइड करके जब हम इसका ये क्या बन जाएगा हमारे पास, A + B का होल स्क्वायर। अब इसको अगर हम खोलें तो ये क्या मिल जाएगा, J² = L² + S² + 2LS, ये हमें यहाँ पे मिल जाएगा। और यहां से मैं L.S की वैल्यू, हमें यहाँ पे क्या चाहिए, L.S की वैल्यू चाहिए। तो यहां से मैं L.S की वैल्यू निकाल सकता हूं। बाकी सारी तरफ मैं उस तरफ लेके जाऊंगा तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास J², ये उस तरफ जाएगा तो -L², ये S² भी उस तरफ जाएगा तो -S², ये 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, और ये आ जाएगा L.S की। L.S की वैल्यू हमने यहाँ पे निकाल ली। अब ये जो वैल्यू है यहाँ पे पुट कर दूंगा, तो यहाँ पे पुट करने के बाद क्या आएगा, V ऑफ R = -phi ऑफ R, और ये वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी J² - L² - S² / 2। अब इसको फर्दर सोल्व करने के लिए हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, जो J² है, L² है, S² है, इसकी वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे। तो J² की वैल्यू हम निकालते हैं ऑलरेडी क्वांटम मैकेनिक्स में, ये आ जाएगी हमारे पास J × J+1 और H सेम एज इट इज। L² की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, L × L+1 H, और सेम एज इट इज S² की वैल्यू आ जाएगी S × S+1 H। ये वैल्यू आ जाएगी हमारे। ये तीनों वैल्यू मैं जब इस इक्वेशन के अंदर पुट करूंगा, तो पुट करने के बाद हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी, वो वैल्यू क्या आ जाएगी, ये हमें मिल जाएगी। मीन्स J की जगह मैं ये वैल्यू पुट करूंगा तो ये आ जाएगा -phi ऑफ R, J की जगह मैं ये पुट कर रहा हूं तो ये आ जाएगा J+1 और इंटू में J, और H सबके अंदर से कॉमन निकाल लेते हैं हम, तो यहाँ पे मिलेगा -L × L+1 H, यहाँ पे भी आएगा, लिख देते हैं हम यहाँ पे H, यहाँ पे भी H, और सेम एज इट इज -S × S+1 H, डिवाइड बाई क्या है हमारे पास 2 है। अब जो J है हमारे पास, ये जो J आया है, इस J की जगह हम दो वैल्यू पुट कर सकते हैं। दो वैल्यू क्या निकाली है हमने यहाँ पे, L+1/2 और L-1/2। तो ये जो इक्वेशन आई है, इस इक्वेशन को एक बार तो हम J की जगह ये वैल्यू रखेंगे L+1/2 और फिर सोल्व करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए हम ये जो वैल्यू जब मैं यहाँ पे पुट करूंगा तो हमारे पास एक इक्वेशन आएगी, उस इक्वेशन को एज इट इज रहने देना। फिर मैं J की जगह ये रखूंगा L-1/2, फिर हमारे पास एक इक्वेशन आएगी। दोनों इक्वेशनों को हम यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे, और जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा, वो रिजल्ट क्या आ जाएगा, ये हमें एनर्जी मिल जाएगी यहाँ पे del E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L+1, ये वाली एनर्जी हमें यहाँ पे मिल जाएगी। तो ये था हमारे पास न्यूक्लियर सेल मॉडल। वीडियो काफी लंबी हो चुकी है, और इसका एक एनर्जी लेवल डायग्राम होता है। जैसे ही हमें आगे टाइम मिलेगा थोड़ा सा, तो हम उसको एनर्जी लेवल डायग्राम को भी एक्सप्लेन करके बता देंगे। एनर्जी लेवल डायग्राम हमारे पास कुछ ऐसा होगा, इस टाइप से। तो जैसे ही टाइम मिलता है तो हम एक वीडियो के अंदर इस एनर्जी लेवल डायग्राम को भी एक्सप्लेन करके बता देंगे। तब तक के लिए थैंक यू।